अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग। मैं हूँ आपकी होस्ट रमा चीमा। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि हमने क्या नहीं देखा, कौन सा ड्रामा रह गया, कौन सी खबर थी जो हमने नहीं देख पाए। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में मीडिया से जितने भी जुड़े लोग हैं उनमें से 90% जो है यूथ है, और यूथ पे हमारा फोकस इसलिए है कि पाकिस्तान में जो है यूथ बल्ज भी है और उन पे हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी है और पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करनी है। आज बात करेंगे मीडिया के कंटेंट की। हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं दो प्रीवियस एंकर्स जो कि पीटीवी में ही काम कर चुके हैं, इसके अलावा उनकी अपनी अपनी फील्ड्स भी हैं। तारुफ कराऊंगी एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमरीन गुल। थैंक यू, वेलकम टू द शो। प्लेयर। और उनके साथ मेरे दोस्त बैठे हैं जो कि बेहतरीन मार्केटियर और सीनियर एंकर पर्सन हैं, यासिर कुरैशी। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। यासिर और मेरी दोस्ती भी है, और अक्सर मैं और यासिर ये बात करते हैं कि कंटेंट क्या डीजेनरेट हुआ है, क्या बेहतर हुआ है, क्या मोर एक्साइटिंग हुआ है, और ऑब्वियसली इनका पीटीवी से गहरा ताल्लुक है। सो यासिर, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि ब्रॉडकास्ट मीडिया के कंटेंट को आप इन कंपैरिजन टू व्हाट वाज मे बी 15 years ago कैसे देखते हैं? रमा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक कॉन्सेप्ट होता है ना, तो जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड होती है तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। इसी तरह विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो इतने सारे चैनल्स आ गए हैं, जो इतनी सारी ऑप्शंस आ गई हैं, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है और इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई है, तो मेरा ख्याल है उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो शायद अभी हम भुगत रहे हैं। ठीक है। मे बी कि थोड़ी सी मैच्योरिटी विद टाइम आ जाएगी और ये दोबारा से फिल्टर होके दोबारा से क्वालिटी हम पे आ जाएंगे वापस। नॉट बिकॉज आई एम सिटिंग इन पाकिस्तान टेलीविजन एट द मोमेंट, बट पाकिस्तान टेलीविजन का ये खासा रहा है ऑल दीज ईयर्स भी कि ये अपनी वो जो है ना मुस्तकिल मजाजी पे कायम है। और बिलो द बेल्ट तो कोई काम नहीं करते ना। देखिए, सेंसेशनलिज्म के लिए, रेटिंग के लिए कोई ऐसी बात तो नहीं करते जिससे कोई किसी ना किसी को तकलीफ हो रही हो, या वैसे ही फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी जो है वो किसी ना किसी तरह। देखिए, सोसाइटी के अंदर इस वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, अफरा तफरी है, नेगेटिविटी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो टेलीविज़न स्क्रीन है वो आप कब देखते हैं? वो आप तभी देखते हैं जब आप शाम को कामों से फारिग होकर फैमिली के साथ बैठे होते हैं, बिकॉज अदरवाइज तो जो मीडिया है वो तो अब मोबाइल फोन बन गया ना, चलते फिरते में आप जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर ज़्यादा है, या यूट्यूब पे अगर कंटेंट भी है, वीडियोस भी हैं, तो वो भी आप उस पर देख रहे हैं। तो टीवी चैनल पर तो आप तब ट्यून इन करते हैं जब कोई ऐसा माहौल हो, मौका हो कि आप फैमिली के साथ बैठे या कुछ है। तो ऐसे मौके में भी अगर हमने सेंसेशनलिज्म की तरफ ही जाना है और ऐसे मौके पर भी अगर हमने, तो फिर वी आर नॉट सर्विंग एनी पर्पस मेरे ख्याल के मुताबिक। तो इसलिए थोड़ा सा जरा ठहराओ कंटेंट में, और थोड़ा सा जरा मुस्बत और रिस्पॉन्सिबिलिटी और पॉजिटिविटी उसमें जो है ना कंटेंट में वो जरूर होनी चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक, विच आई पर्सनली बिलीव इज मिसिंग एट द मोमेंट इतने सारे बहुत सारे चैनल्स की प्रेजेंस में। यासिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तो ओवरलोड है, ओवर मैस इन्फॉर्मेशन है, और उसमें फिर हम कैसे पिक एंड चूज करते हैं, बिकॉज हमारे सामने सजेशंस भी सोशल मीडिया दे रहा होता है अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम्स। तो ये जो है ना कंट्रोल अब हमारे हाथ से जाता जा रहा है। मैं आपसे बात करना चाहूँगी डॉक्टर अमरीन के स्क्रीन टाइम होना कितना चाहिए। यासिर ने अभी बात की कि चलते फिरते आते जाते अब तो एक्सेस मीडिया तक हर वक्त है, तो स्क्रीन टाइम आप क्या समझती हैं आइडियल है? देखिए, आइडियल की अभी तक ड्रामा हमने डेफिनेशन तो इसमें नहीं बनाई, ना नॉर्मेलिटी अब नॉर्मेलिटी का, लेकिन स्क्रीन टाइम जो है इतना होना चाहिए कि जिसके डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स ना हो। और नो डाउट जैसे यासिर ने कहा कि आजकल जिस तरह से स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों की एक तो ड्यूरिंग कोविड भी जी बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हुआ ना चाहते हुए भी, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन, अब आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी असाइनमेंट्स भी, अपना सारा काम भी, अपना रिसर्च भी सारा जो है इस छोटी डिवाइस के ऊपर हो रहा है। सो दैट्स अ मिनी डिवाइस, दैट्स द मोबाइल यू सी और द टैबलेट्स। तो उसमें जब आप ये कहते हैं ना कि कितना होना चाहिए, तो इफ़ यू आर यूजिंग दैट स्क्रीन टाइम और गैजेट अपनी कुछ घंटे तो होंगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। स्टडीज़ के अलावा जो है, स्टडीज़ में भी एक आपका जो है वो पॉज आना चाहिए। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को कि जी तुमने 4 घंटे अभी भी पढ़ा, तुमने सिर्फ 3 घंटे पढ़ा। मैं स्टूडेंट्स के भी जब इश्यूज़ देखती हूँ तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है कि आप स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर इसकी बाकायदा एजुकेशन भी देनी चाहिए कि हमने इन गैजेट्स को यूज़ कैसे करना है और कितना करना है। दूसरी बात आपने कही कि इन गैजेट्स को हम स्क्रीन टाइम अपनी जब एंटरटेनमेंट के लिए होता है तो कितना यूज़ करना चाहिए। तो येस, वो जो हम पूरी सारी रात
बात जब जिसे कहते हैं कि स्पेशली द यंगस्टर्स, और आजकल के तो खैर मुझे कुछ बीवियां भी शिकायत करती हैं कि हमारे हस्बैंड्स घरों में आते हैं तो सीम्स लाइक कि हमारी स्टेप वाइफ है एंड ऑल द टाइम दे आर ऑन द बट मोबाइल. मे बी इट्स ऑन द बट देखिए यहाँ पे मैं साइड लूंगी कि खवातीन को भी मैंने देखा है वो अपना मोबाइल की जान नहीं छोड़ती. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. मतलब मेरे फैमिली को मेरे हाँ नहीं, मेल्स भी इवन कहते हैं कि ऑल द टाइम दे आर ऑन द मोबाइल. सो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते. घर के अंदर एक माहौल होना चाहिए कि आपने जब फैमिली टाइम जैसे पहले होता था तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हर फैमिली को डिफाइन करने चाहिए. बैलेंस रखें ना डॉक्टर नबरीन, मैं कहती हूँ बैलेंस रखें तो कभी भी कुछ गलती नहीं होगा. बैलेंस इज नॉट इजी टू अचीव. अग्रीड. बैलेंस के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और कुछ एथिक्स डिफाइन करने पड़ते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू माय पार्टनर और विद माय चिल्ड्रन, तो आई मेक श्योर कि मैं अपना मोबाइल फिर यूज़ ना करूँ. और एक और चीज़ मैं प्रैक्टिस करती हूँ सिंस आई एम एन एजुकेशनिस्ट एज वेल, तो व्हेन आई गो टू माय मैं अपने जब क्लासरूम में जाती हूँ I make sure कि I keep my mobile in my office and I don't take it in the class. That's a good tip. So that that's क्योंकि students को पता चले कि if I'm not using उस एक घंटे में अगर मैं यूज़ नहीं कर रही तो we are not supposed to use the mobile. तो उसके लिए पहले हमें खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद अपनी ट्रेनिंग करनी है. उसके बाद फिर हम अपने बच्चों को जनरेशन को बताएंगे कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए. बिल्कुल ठीक बात कहती हैं. Exactly. ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे आपके बच्चे भी वही प्रैक्टिस करेंगे और जहाँ आप काम करते हैं वो भी इट्स लेड बाय एग्जांपल. Exactly. या सर मीडिया में प्राइवेट और पब्लिक लाइफ ये डाइकोटमी है. आपकी प्राइवेट लाइफ जो है ना वो पब्लिक होती है तो सोशल मीडिया पे आपके इतने हज़ारों लाखों लाइक्स हैं तो ड्रामे मिल रहे हैं तो आप एंकर बन रहे हैं, वरना जो है ना आप एग्जिस्ट नहीं करते. अच्छा कोई मुझे कहता है ना इस जॉब के लिए अप्लाई करना है रमा या ये वो, आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है एंड आई एम लाइक व्हाट इफ आई डोंट, मैं लिंक्डइन पे ना हूँ तो क्या मैं एग्जिस्ट नहीं करती मैप पे. तो इसी तरह ये जो हमारे मीडिया में होते हुए चैलेंजेस हैं एक्टर्स के, एंकर्स के, आप उसको कैसे देखते हैं? आपने जो है ना वो समझे दुखती रग ही दबा दी है. बिकॉज ये उस टाइम पीरियड से मैंने काम शुरू किया हुआ है कि जब सोशल मीडिया या यूट्यूब या इस तरह की चीज़ें नहीं थी. तो आज अगर कोई इवेंट के लिए या किसी प्रोग्राम के लिए अगर कोई कॉल करता है, कुछ जानने वाला जिसको जो मुझे जानता है, तो वो ये मुतालबा भी बाद में करता है कि जी कोई प्रोफाइल आपका बना हुआ है कि जहाँ पर हम कुछ किसी को दिखा सकें या वो तो आई लूज आउट एवरी टाइम बिकॉज आई डोंट हैव वन. No, but here's my question. बनाने में तो आपको मेरा ख्याल है एक दिन लगेगा तो क्यों नहीं बनाते? नहीं, वो कंटेंट कहाँ से लेके आऊँ? वो जो इतना सारी चीजें वो है ही नहीं डिजिटल मीडिया में. वो मैं कहाँ से ढूंढ के किसको पीटीवी से कहूँ कि मुझे जी बिल्कुल जहाँ बैठे इनसे कहें, इस इदारे से कहें कि आपके 2-3 प्रोग्राम्स निकाल के. इनसे मुझे मोहब्बत ही इतनी है, इनके साथ ताल्लुक ऐसा है कि मांगते हुए भी जो है ना वो हिचकिचाहट सी महसूस होती है. नहीं, लेकिन कमिंग बैक टू कि किस तरह से अब इसको हम देख रहे हैं या किस, देखिए हमेशा से ना वो एक बात हम सुनते थे कि जब वो गंडासा फिल्में बनती थी ना तो लोग ये कहते थे कि जी जो प्रोड्यूसर्स थे या जो बनाने वाले थे, फिल्म मेकर्स थे, वो ये कहते थे जी लोग देखना ही ये चाहते हैं. Exactly. तो इसलिए हम बनाते बिल्कुल ही सही हैं. कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो. लेकिन जब फिर एक फिल्म आई खुदा के लिए और उसने जब खिड़की तोड़ रश लगाया तो पता चला कि खिड़की तोड़ रश होता क्या, और फिर पता चला कि कौन से वो लोग थे जो वो फिल्में नहीं देख रहे थे और वो एक्चुअली फिल्में देखना चाहते जो कि फिर किसी और मुल्क की फिल्में देख रहे थे. तो जाहिर है. तो इसलिए ये जो हम सोच के बैठ जाते हैं ना कि जी क्योंकि यही कंटेंट देखा जा रहा है, वेरी गुड, इसलिए हम यही कंटेंट बना रहे हैं. ये एक फ्लॉड एक जो है ना ऑप्शन तो दें. और मतलब यासिर तुम ये देखो कि हर ड्रामे में जो जरा एम्पावर्ड औरत है वो वैम्प है, ठीक है. Exactly. हर ड्रामे में मैं देखती हूँ, और ये मैं सारों की बात कर रही हूँ, सारे चैनल्स की बात कर रही हूँ कि भाभी सास का झगड़ा, अफेयर, ये वो, मतलब इसके अलावा क्या कोई प्लॉट लाइन है ही नहीं हमारे मैं पास. ये समझता हूँ कि अगर आप कोई और प्लॉट लाइन देंगे या कोई भी और कॉन्सेप्ट देंगे, कोई भी स्टोरी लाइन देंगे, तो आई एम श्योर उसकी भी एक ऑडियंस होगी. ऑब्वियसली होगी, ठीक है ना. और ये जज करना उस वक्त बेहतर होगा जब आप किसी को ऑप्शन दे देंगे कि किसकी ऑडियंस ज्यादा है. बिकॉज देखे ना, जब गंडासा फिल्म देखने के लिए लोग सिनेमा में आते थे तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि गंडासा फिल्म देखने के लिए कोई था ही नहीं. लोग ऑडियंस थी, लेकिन आपने मेजर करना है. अगर आप कमर्शियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपने मेजर करना है कि कौन ज्यादा लोग क्या ज्यादा देखना चाहते हैं. कमर्शियल देखिए यासर, मीडिया एक वॉचडॉग है, क्योंकि हमने जब जर्नलिज्म पढ़ी थी तो हमें बताया गया था कि रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, रिस्पॉन्सिबल कंटेंट कोई चीज़ होता है. इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्टिगेटिव काम ना करें या आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचें, मगर फिर भी कुछ लाइंस तो हमने ड्रॉ करनी है. और मेरा ख्याल है हम तीनों जो इधर बैठे हैं ना, हमें ट्रेडिशनलिस्ट कहा जाएगा. यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मीडिया एक ट्रेंड सेटर भी है, जो दिखाएगा वो ट्रेंड बन जाएगा। डॉक्टर अमरीन, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सी गेमिंग इंडस्ट्री जो है ना वो इसका फ़ायदा उठाती है कि वायलेंस, अब मैं कुछ कंपनीज का नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, हालांकि लेना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से क्राइम्स भी रिपोर्ट होते हैं, लोगों की अमवात भी हुई हैं। जी तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि गेमिंग, क्या पेरेंट्स को हर गेम पहले खुद खेलनी चाहिए, क्या करें? बिकॉज बच्चों को तो आप नहीं हर वक्त देख सकते। वेरी मच रेलिवेंट क्वेश्चन। इस पे मैंने काफ़ी शोज़ भी किए हैं, स्पेशली अगर आप देखें कि बहुत सी जो गेम्स आई थी जिसमें कि खुदकुशियाँ भी हुई, जिसमें और ऐसे क्राइम्स भी हुए, तो उसमें मैं सिर्फ ये बता दूं कि हमारे साइकोलॉजी के अंदर अब इसको हम गेमिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, गेमिंग एडिक्शन बोलते हैं। इट्स अ डिसऑर्डर नाउ, यू कैन नॉट जस्ट से इट्स अ हैबिट, इट्स एन एडिक्शन। एडिक्शन की तरह जैसे हम कोई भी चीज़, किसी चीज़ के एडिक्ट होते हैं, किसी भी हेरोइन के, हैश के या किसी भी ड्रग के, इसी तरह जो प्लेयर हमें उस ड्रग लेने से मिलता है, याद रखें कि इसी तरह ये जो गेमिंग्स हैं, इनके अंदर जो वायलेंस, इनके अंदर जो एग्रेसिव कंटेंट दिखाया जाता है, तो स्पेशली जो हमारा यंग ब्लड है उनका थोड़ा सा, जिसको कहते हैं झुकाव, उस तरफ ज़्यादा होता है, एंड देन दे गेट एडिक्टेड। उनको स्कोर्स लेना, उनको इकट्ठी गेमिंग ग्रुप्स की फॉर्म में करना। यासिर का भी बेटा है, मेरा भी बेटा है, डेफिनेटली हम जानते हैं कि वो गेम्स खेलते हैं। अगेन मैं ये कहूँगी कि इफ द कंटेंट इज वायलेंट एंड एग्रेसिव, तो आप जो इंफॉर्मेशन इनपुट दे रहे हैं, जो फीड दे रहे हैं, आउटपुट हमेशा वही आएगी। सो इनपुट को कंट्रोल करना, मैनेज करना, आप कह रहे हैं पहले हम खुद देखें, मैंने तो खुद देखे पेरेंट्स को जो खुद भी गेम्स में लगे हुए होते हैं। सो माय पॉइंट इज अगेन दैट कि एक तो हम हमारा ये नहीं कह रहे कि कोई खेल लेना, हम बिल्कुल कतन ये नहीं कह रहे। साइबर क्राइम को चाहिए कि ऐसी गेम्स पे एक तो बैन होना चाहिए मेजरली, जो कि लगा फिर भी उसे देख देख लेते हैं। और सेकेंडली जो है, मैं चाहूँगी कि घर वालों को ज़रा थोड़ा सा, आजकल तो इतनी लोग अवेयरनेस आ गई है कि थोड़ा सा उन गेम्स का कंटेंट पहले खुद भी एक दफ़ा देख लें तो कोई हरज नहीं है। और अगेन वो कितना खेल रहे हैं रात को, रमा मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो कमरे में बच्चे चले गए हैं, वो अपने बेड्स के ऊपर अनलिमिटेड पैकेजेस एंड ऑल दैट यूज हो रहे हैं। मगर मैं पेरेंट्स को थोड़ा सा डिफेंड इधर इस तरह करूंगी कि हम पैरामीटर्स भी सेट कर देते हैं, उन पे लॉगिन्स भी लगा लेते हैं। बच्चे इतने तेज हैं, कोरोना में बच्चों ने एक दूसरे की क्लासेस हैक कर ली थी। Exactly. वो इंडिजिनस टू टेक्नोलॉजी हैं, मैं और आप इंडिजिनस नहीं हैं। they too sharp and मतलब पेरेंट्स के भी बस में नहीं। बट स्टिल मैं फिर ये कहूँगी, कौन एजुकेट करेगा थ्रू दीज प्रोग्राम्स, या हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऐसे देखें, ज़माना चेंज हो रहा है, तो अगर चेंज हो रहा है तो नीड्स भी तो चेंज हो रही है ना। सो वी नीड टू टॉक अबाउट दैट। अगर हम बिल्कुल ही चुप होकर बैठ जाएंगे तो चीज़ें फिर और ज़्यादा हो जाएंगी। एग्जैक्टली। या फिर अभी डॉक्टर अमरीन ने ना ब्रेक में बड़ी मज़े की बात की, और उन्होंने कहा कि रमा, जो तुम कह रही हो ना कि ऐसे ड्रामे दिखाए जा रहे होते हैं जो कि मतलब अनसेवरी हैं या बिल्कुल वही वाले हैं, तो वो सोसाइटी की डिपिक्शन भी कर रहे हैं। तो क्या बैलेंस क्रिएट करें? क्या ऐसे ड्रामे एक हद तक दिखाए जाएं और साथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो? नहीं, क्योंकि ये तो मैं भी एग्री करूंगी कि ऐसे केसेस होंगे जो घर घर की कहते होंगे कि चलो घर घर की नहीं, पर हर तीसरे घर की ये कहानी होती है। देखिए, सोसाइटीज़ जो है ना वो डिफरेंट होती हैं। हमारी सोसाइटी में जो हमारी जो तहजीब है, जो हमारा रख रखाव है, हमेशा से हम ये समझते हैं कि वो वेस्ट से बड़ा डिफरेंट है। और मेरा ये ख्याल है कि वी हैव हैड अ लॉट ऑफ प्राइड इन आवर सोसाइटी एंड द वे वी यूज्ड टू लिव। आज हमने थोड़ा सा उसको चेंज कर लिया हुआ है। तो अपने आप को वेस्टर्नाइज करना या उसको लिबरलिज्म का नाम देना, ये मैं इसको जो है ना वो सही नहीं समझता। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर कोई चीज़, कुछ चीज़ें तो मतलब हम कुछ कल्चर तो हमने अपने इर्द गिर्द के ममालिक से भी उठाया है, बेशक उठाए हुए हैं, और अपनी इनफरादियत भी हमने खो दी है इसी चक्कर में। बिल्कुल सही तो कह रहे इसलिए हो। अपनी इनफरादियत जो है ना उसको बरकरार रखना बहरहाल ज़रूरी है, और उसको बरकरार रखने के लिए हमें वापस अपनी तहजीब को देखना चाहिए, अपनी सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी का जो फैब्रिक है उसको देखना चाहिए, जिसका मतलब ये है। 3 कोर वैल्यूज क्या हैं जो तुम्हें लगता है मीडिया को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए अगर तुम इसको क्रिटिकली देखते हो? मैं अगर आप 3 कोर वैल्यूज की बात करेंगी या उसमें हम उस डिबेट में चले जाते हैं, मेरा ख्याल ये है कि अगर हमने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, that's perhaps one very very important thing कि हमने पॉजिटिविटी रखनी है, जिसका मतलब ये है कि ठीक है, मीडिया की ये जिम्मेदारी है सिखाना, लेकिन सिखाने के भी तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ये तो जरूरी नहीं है कि आप उसको बुराई को कंप्लीटली इन ऑल डिटेल दिखाएं और फिर बताएं कि ये बुरा है और ये नहीं होना चाहिए। और फिर साथ साथ हमने ये भी देखना है ना कि कुछ जिम्मेदारी उस्ताद की है
تو کچھ ذمہ داری والدین کی ہے. تو جو استاد کی ذمہ داری ہے وہ ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے, اس نے 15-20 بچوں کو کلاس میں بیٹھ کے پڑھانا ہوتا ہے. والدین کی ذمہ داری جو ہے وہ بڑی فوکسڈ ہوتی ہے, اس نے ایک بچے کو اٹینڈ کرنا ہے. اسی طرح میڈیا کو اگر ہم کلیکٹیو رسپانسبلٹی دیں کہ جو ایک ایسا پلیٹ فارم جو اس کو سارے ایک وقت میں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اس سے سیکھ رہے ہیں, اس کے پیرامیٹرز کچھ اور ہونے چاہیے. ٹیچر کو کچھ اور سکھانا چاہیے, پیرنٹس کو, ماؤں کو, باپوں کو کچھ اور سکھانا چاہیے. اچھا پہلے زمانے میں یہ بھی یاسر بڑا ہوتا تھا کہ آپ کے دوست کون سے ہیں, کدھر آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. پیرنٹس بڑا دیکھتے تھے کہ آپ کی کمپنی کون سی ہے, وہ کہتے تھے اچھا ہمیں ملواؤ, ان کے پیرنٹس کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, اینڈ there was a particular reason for it. پرٹیکولر ریزن. اور آپ نے بھی بات کی سوشل میڈیا پہ آپ یہ کنٹرول, الیکٹرانک میڈیا پہ تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ واٹ کائنڈ آف کانٹینٹ اور کلیکٹیو ہم نے کس طرح سے ایجوکیٹ کرنا ہے. بٹ واٹ اباؤٹ دا سوشل میڈیا, واٹ اباؤٹ دا, ابھی کلچر کی بھی بات ہو رہی تھی, مجھے لگتا ہے ناؤ دیر از ون کلچر آل اوور دا ورلڈ گلوبلی, از دا انٹرنیٹ کلچر. اگر ابھی کمنگ بیک ٹو دا 3 کور ویلیوز, اس میں پازیٹیوٹی کے علاوہ جو دوسری قدر ایک تھی ہمیشہ سے, میں ایک میزبان ہوں, تو میزبان کا کام ہوتا ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنا. تو وہ جو مہمان نوازی ہے یا گیونگ ریسپیکٹ ٹو دی ادر پرسن, وہ ہماری سوسائٹی کا میں بےزتی نہ کروں نا بٹھا کے, مطلب کہنے کا یہ کہ ہماری سوسائٹی کا بھی ایک کور ویلیو رسپیکٹ دینا اور رسپیکٹ لینا ہے. تو یہ ہمارے پھر میڈیا میں بھی جو بھی کانٹینٹ ہو اس میں پازیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ رسپیکٹ جو ہے وہ ایک سیکنڈ کور ویلیو ہونی چاہیے. بٹ I'll listen, I think سوشل میڈیا ہیش ٹیگ میرے شو کا نام ہے, اس پہ آپ کنٹرول نہیں لا سکتے. یہ ایک ایسا جائنٹ ہے جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اسٹیفن ہاکنس نے کسی وجہ سے کہا تھا کہ دیر بی اے ٹائم جہاں روبوٹس آپ کی جابس بھی لے سکتے ہیں, دیر بی اے ٹائم جب آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کیسے مینیپولیشن ٹیکنالوجی آپ کے ارد گرد کر رہی ہوگی. سو یہ جو جن جو ہے نا یہ نکل چکا ہے, اس پہ قابو جو ہے نا, آپ چاہے اس کو جو مرضی کریں. بہتری یہ ہے, بہتر کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو سیکھ جائیں اور اس کو رسپانسبلی یوز کریں, اپنے آپ پہ بھی کنٹرول کریں. کینسل کلچر کی ہم بات کر رہے تھے نا, کیونکہ چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے اس کے نیچے اتنی لمبی تنقید آ جاتی ہے اور اس پہ اتنا میڈیا لاس ہوتا ہے. ابھی فلموں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, ڈراموں کے ساتھ, گانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ان کو ہم بولتے ہیں پری میچور assumptions اور دا پری میچور فیڈ بیک, یا اس کو ہم فکسیٹڈ تھاٹس کہتے ہیں. کہ فار ایگزامپل اگر میں اپنے ذہن میں یہ بنا لوں کہ یہ چیز ایسی ہی ہے, جیسے کہ ریسنٹلی بڑے ایشوز آئے, ہماری فکسیٹڈ تھاٹس ہیں, ان کو بھی اب ہمیں تھوڑا سا فلیکسیبل کرنا ہے. ہم اپنی فیڈ بیک, ہم ہیلدی کرٹیسزم ضرور دیں, لیکن تھوڑا ٹھہر کے, تھوڑا سا پوری ریسرچ کر کے, چیز کو سن کے, انڈرسٹینڈ کر کے دیں. یہ جو ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہم وہ تو ہم آپ کو پتہ ہے کہ پھر اوور ریئیکٹ کرتے ہیں, جذباتی قوم ہے, ادھر بات ہوتی نہیں, ادھر سے ہم اوور ریئیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو. تو اب دس از دا ٹائم کہ تھوڑا سا ہمیں, آپ نے بات کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, تو اس کے لیے یہ جو گیجٹس تو ہاتھوں میں دے دیے ہیں, بٹ ہاؤ ٹو یوز دیم, ٹھہراؤ آنا زندگی میں, ان کو یوز کیسے کرنا ہے, ان کو کتنا یوز کرنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرا خیال. بٹ میرا خیال ہے یہ جب ہم لوگ یہ بیلنس کی بات کریں, ہاں ٹھیک ہے بڑی جنریشن میچور جنریشن میں بھی ہے, بٹ ہمارا جو زیادہ کنسرن ہے وہ ینگ جنریشن کے ساتھ. ینگ جنریشن ایگزیکٹلی. لیکن ہم نے جو ایک کمپٹیشن ہے نا بٹوین کوانٹٹی اینڈ کوالٹی, اس میں ہم بہت ہی لاپ سائڈڈ ہو گئے ہیں. اب ایوری تھنگ از ان کوانٹٹی, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے کانٹینٹ کی بھی بات کرنی ہے تو کانٹینٹ بھی اب کوانٹٹی میں جا رہا ہے, اس کی کوالٹی کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. اتنے لائکس, اتنے فالوورز ہوں گے تو اچھا میں نے اتنے ٹویٹس کرنے ہیں, کوئی اگر سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے تو اس نے اتنے ٹویٹس کرنے ہیں دن میں, پتہ نہیں 100 یا 1000. اس کے علاوہ ایٹ ٹائمز میرے پہ تو یہ بھی تنقید آتی ہے کہ آپ ایک سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا ادارہ چلاتی ہیں, آپ نے اس پہ بات کیوں نہیں کی. جو میں نے 70-100 چیزوں پہ بات کر لی, آپ نے اس کو بالکل نیگیٹ کر دیا. ٹھیک ہے, یہی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے پیپل بیکاز مجھے بلی اور ہراس کرتے ہیں. یہ دس از سو مچ ڈسٹریسنگ سم ٹائمز کہ جب آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ پھر سیلیبریٹی اور اف یو ار اے میڈیا پرسن اور اف یو ار این ایڈووکیسی اسپیشلسٹ, ایگزیکٹلی, تو اس میں آپ کا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کتنے لائکس ہیں, کتنے ٹویٹس ہیں, کتنے فالوورز ہیں, یہ سارا کچھ جو ہے. اور ینگ جنریشن انفارچونیٹلی اس کا شکار جی ہو چکی ہے. اور ایک اور بات جو دیکھیں, جو انٹرنیشنلی آڈینس بیٹھی ہوئی ہے, جو باہر کے لینس سے پاکستان کو دیکھتی ہے, تو وہ اوپینین زیادہ تر تب دیں جب وہ ادھر بیٹھ کے ہمارے ساتھ یہ مسئلے حل کر رہے ہیں. کیونکہ ادھر بیٹھ کے آپ کو بڑا آسان ہے ہم پہ تنقید لے کے آنا اور ہمیں یہ کہنا کہ ادھر یہ نہیں ہے, پاکستان میں یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں نہیں ہو رہا. آئیں آپ لوگ اپنی ریووک کریں اور آ کے ہمارے ساتھ مدد کریں اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. مجھے اس سے تھوڑی سی اریٹیشن ہوتی ہے یاسر کہ انٹرنیشنلی بیٹھ کے بڑے آرام سے وہاں سے تنقید بازی کی جا رہی ہوتی ہے. تنقید کرنا ویسے بڑا آسان ہے نا. میں پاکستان میں بیٹھا ہوں یا پاکستان سے باہر بیٹھا ہوں, اگر میں نے صرف اور صرف تنقید کرنی ہے
تو آٹا گندی ہلدی کیوں ہے, تو تنقید کرنا تو بہت آسان ہے. میں تو کسی بھی چیز پر کوئی نہ کوئی غلطی, کوئی نہ کوئی تنقید تو کر لوں گا نا. جو ایون پازیٹیو کرٹیسزم, مجھے لفظ پازیٹیو بہت پسند ہے, تو پازیٹیو کرٹیسزم, جی ہم جانتے ہیں, میری دوستی ہے یاسر اکثر یہ جملوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو پازیٹیو کرٹیسزم از دا رائٹ کرٹیسزم نا. اگر آپ نے کسی کو کنسٹرکٹیو وے میں, ڈیفینسو بھی تو ہو جاتے ہیں یاسر. تو مجھے پازیٹیو اگر کرٹیسزم دیتے ہو اور میں فوراً ڈیفینسو ہوتی ہوں, تو پھر اس کو کیسے میں کروں؟ نہیں تو پھر مجھے, اگر آپ اس سے اوفینڈ ہو رہی ہیں, تو اگر رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بیچ میں ہے, تو مجھے پھر اس کو واپس لینا چاہیے نا. مجھے اس پہ ریوائنڈ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ریورس کرنا چاہیے اپنے آپ. لیٹ می بریف اٹ ان اے سائیکولوجیکل وے. تھوڑا نفس جو آپ نے ابھی بات کی, اس میں جب آپ نے یہ بات کی نا کہ ہم آج کل پازیٹیو سائیکالوجی از اے نیو ڈسپلن, از این ایمرجنگ, کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں پازیٹیو سائیکالوجی کہ انسٹیڈ آف آپ اپنی شارٹ کمنگز, اپنی ویکنیسز, اپنی کمیوں کے اوپر کام کریں, آپ کی جو اسٹرینتھس ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور اپنی انرجی اس پہ انویسٹ کریں. تو آپ کا پازیٹیو, آئی ایم ویری ہیپی یو آر یوزنگ اگین اینڈ اگین دس ورڈ, کیونکہ اگر ہم پازیٹیو ورڈز بھی یوز کریں گے تو وہ ایک اس کا امپیکٹ اچھا آتا ہے. نمبر ٹو آپ نے ابھی بات کی کہ اگر اس کو جو ہے اگلا بندہ اوفینسو ہو جائے, کیا ہو جائے, یا ڈیفینسو, تو یہ ہمارے ڈفرینٹ ڈیفینسو میکنزمس, فرائڈ نے اس کے اوپر بڑی بات کی ہوئی ہے. تو یس, ہم ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں. تو اگین جو ویک پرسنالٹیز ہوتی ہیں, آلویز ریمبر دے یوزلی گو انٹو دیٹ ڈیفینسو موڈ ٹو مچ, کیونکہ دے کین ناٹ ڈائجسٹ دی کرٹیسزم, یا وہ جسے کہتے ہیں اپنے خول میں ایک کوکون شیل میں بند ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد سب ڈیفینسو ہے نا, تو الٹیمیٹلی آپ بھی ڈیفینسو ہو جائیں گے. لرننگ ماڈل, جی لرننگ, دیٹس اے لرننگ ماڈل. چوز یور فرینڈز, یور سرکل وائزلی. میرا کہنا اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ڈیفینسو ہو گیا, تو یہ ضروری تو نہیں کہ دوسرا بندہ اگریسو ہی رہے, پھر دوسرا بندہ بھی ڈیفینسو ہو جائے تاکہ معاملے کو وہاں پہ ختم کر. اگر نہیں ایک بندہ کرٹیسزم لینے کے لیے تیار, تو نہ لے کرٹیسزم. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس کو کرٹیسائز کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اگر اس کو خود ہی نہیں ضرورت. یہ بالکل اسی طرح لوگ جب ہمیں, مجھے یولی کہتے ہیں نا کہیں فنکشنز پہ جائیں, تو اچھا آپ ہمیں بتائیں, ہماری اسیسمنٹ کریں, تو میں ان کو کہتی ہوں میں اپنا انجوائے کرنے کے لیے آئی ہوں. If you really want the, come to my clinic, you see, you just pay at the reception and then come to my clinic. That's very fair. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. مجھے پتہ بھی نہیں لگا اور وقت بالکل ختم ہو گیا شو کا. آج کا جو ہیش ٹیگ ہے نا, یاسر کی بات سے لکھتے ہیں, ہیش ٹیگ پازیٹیو رہیں. تھینک یو ونس اگین فار بینگ آن دا شو, یاسر اینڈ ڈاکٹر ابرین. تھینک یو سو مچ, پلیئر. تھینک یو ویری مچ. اگلے ہفتے آپ سے پھر ہوگی ملاقات. ہیش ٹیگ آپ کو میں نے بتا دیا ہے, سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کرو, بتائیں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. خدا حافظ.